आज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेल साइकिल और चेक पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेल साइकिल और चेक पॉइंट्स होते क्या हैं। तो पहला हमारा आता है सेल साइकिल। ये जो हमारा टॉपिक्स है सेल साइकिल का है। सेल साइकिल, सेल साइकिल का मतलब होता है सेल की एक साइकिल से, यानी एक ग्राफ के जरिए पूरी उसकी लाइफ में जो जो घटनाएं हो रही हैं एक सीक्वेंस में हम लोग समझते हैं कि सेल्स कैसे एक सेल से दो सेल्स डिवाइड करती हैं या एक सेल से 4 डॉटर सेल्स कैसे होती हैं। इसमें हम लोग ये समझते हैं। बाकी उनमें जो जो भी घटनाएं होती हैं हम लोग सेल साइकिल को एक ग्राफ के जरिए समझने का काम करते हैं। तो इसका क्या है, हम ये भी लिख सकते हैं सेल साइकिल का मतलब ये है सीक्वेंस है, वेरियस इवेंट ऑफ लाइफ सेल्स। उसकी पूरी जो लाइफ में जितनी भी घटनाएं हैं हम लोग सेल साइकिल से समझने का काम करते हैं। तो हम लोग आइए नोट करते हैं सीक्वेंस ऑफ वेरियस इवेंट ऑफ लाइफ ऑफ ए सेल्स। Sequence of various event life of a cell। इसका मतलब ये कि जितनी भी घटनाएं होंगी हमारी सेल्स के लाइफ में उसको हम लोग सेल साइकिल से समझते हैं। सेल साइकिल दिया किसने था? हॉवर्ड एंड प्लेक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो वो भी नोट कर लेते हैं। सेल साइकिल किसने दिया था? हॉवर्ड एंड प्लेक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसके बारे में बताया था। हॉवर्ड एंड प्लेक, ठीक है। अभी हमने बोला ये देखा जाए तो इस हर सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन, जो टाइमिंग होती है किसी किसी ऑर्गेनिज्म्स में वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। यानी मैंगो ट्रीज में सेल साइकिल की टाइमिंग कुछ और होगी, हाँ, ह्यूमन बींग्स में कुछ और होगी, मंकीज में कुछ और होगी। तो ये चीजें वही एनसीईआरटी लिखती है, ड्यूरेशन ऑफ ए सेल साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ ए सेल साइकिल ड्यूरेशन ऑफ ए सेल साइकिल वेरीज करते हैं। ऑर्गेनिज्म्स वेरीज करने का काम करता है। तो वेरीज ऑर्गेनिज्म्स टू ऑर्गेनिज्म्स ऑर्गेनिज्म्स टू ऑर्गेनिज्म्स एंड सेल टू सेल्स। यानी एक ऑर्गेनिज्म में उसकी जो जो बॉडी की जो सेल्स हैं उसको अलग अलग टाइमिंग होगी। यानी किडनी की सेल्स की टाइमिंग कुछ अलग होगी, लिवर सेल्स की टाइमिंग कुछ अलग होगी, हार्ट की सेल्स की टाइमिंग कुछ अलग होगी। तो वो भी लिख सकते हैं हम लोग, एंड सेल टू सेल, सेल टू सेल, ये हो गया, ये हमारा। अब उसमें देखते हैं कुछ टाइमिंग बताई गई है, जैसे कि हमारा ये कुछ एनसीईआरटी में टाइमिंग दी गई है। कौन सा? जैसे कि हमारा ह्यूमन सेल्स के बारे में, ह्यूमन सेल्स की टाइमिंग दी हुई है। और कौन सा? हमारा ईस्ट सेल्स,
ईस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल्स, और हमारा ओनियन रूट टिप सेल्स जो होती है, रूट टिप सेल्स, इसका कुछ टाइमिंग दिया होगा 24 आवर्स, इसका दिया है 24 आवर्स। इसकी टाइमिंग 90 मिनट्स, 90 मिनट्स। बैक्टीरियल सेल 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, इसका 20 आवर्स। यानी आप देख सकते हैं कि हर ह्यूमन सेल्स का कुछ डिफरेंट है, इस उसकी सेल्स की टाइमिंग, इस सेल्स की जो टाइमिंग है उसकी ड्यूरेशन वेरिएबल है, यानी कि वही ऑर्गेन्स टू ऑर्गेन्स और सेल टू सेल्स वेरीज करने का काम करता है। ओनियन रूट टिप सेल्स की टाइमिंग्स 20 आवर्स ऐसे। अब देखा जाए तो जो सेल साइकिल होती है उसमें 2 फेज पाए जाते हैं। सेल साइकिल की जो टाइमिंग होती है वो उसमें 2 फेज होते हैं। सेल साइकिल की जो टाइमिंग होगी, सेल साइकिल, एक हमारा होता है इंटरफेस, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। एक हमारा होता है इंटरफेस और एक होता है एम फेज, जिसको हम लोग डिवीजन फेज भी बोलने का काम करते हैं। तो सेल साइकिल में हमारे 2 फेज होते हैं, कौन कौन से? एक हमारा इंटरफेस और एक होता है हमारा एम फेज। एक हमारा आएगा एम फेज बोल लीजिए या माइटोटिक फेज बोल दीजिए, इसको आप डिवीजन फेज के भी नाम से जानते हैं। डिवीजन फेज, इंटरफेस, एम फेज, डिवीजन फेज। इस चीज में अब हम लोग आगे, इसमें होता क्या है, इसी मेन डिवीजन तो आपको इसमें देखने को मिलता है। तो इंटरफेस को क्यों लिया गया भाई? सेल प्रिपेयर करती हैं उसमें बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी राइबोसोम्स प्रोटीन बनने का काम होता है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशंस भी होने का काम करता है। तो सेल्स प्रिपेयर होती है, तो वो भी तो लेंगे, हाँ कि वो भी तो लेंगे, वो भी डिविजन्स का एक प्रोसेस है। तो इंटरफेस को भी लेते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो चीजें दिख रही हैं उसी चीज को हम लोग डिवीजन बोल देंगे। सेल्स प्रिपेयर करती हैं इसमें डिविजन्स, उसके कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं, तो इंटरफेस को भी काउंट किया जाता है। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, इंटरफेस में क्या होता है और एम फेज, डिवीजन फेज में क्या होता है। तो इंटरफेस, अभी हमने जैसा बोला इंटरफेस, हमारा इंटरफेस, इसमें जीवन फेज, अभी हमने बोला जीवन फेज, एक होता है जीवन फेज। इसमें जो हमारा पहला स्टेज आता है जीवन फेज, जो कि सबसे बड़ा स्टेज होता है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दी गई है उस पहले पिछले वाले एनसीईआरटी में तो गलत था, लेकिन इस वाले डायग्राम में उस डायग्राम को सही कर दिया गया है। जीवन फेज सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद एस फेज आता है, उससे बड़ा होता है, मतलब उससे थोड़ा छोटा होगा, फिर G2 फेज, फिर आपका एम फेज। तो पहले जो सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है? जीवन फेज। तो उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो जो घटनाएं होती हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा आएगा जीवन फेज। ये
इसकी टाइमिंग कुछ एनसीईआरटी में 10 to 11 आवर दी गई है। जीवन फेज कितने 10 to 11 आवर्स। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो जो चीजें होती हैं। जीवन फेज की बात कर लिया जाए तो इसमें हमारे आएंगे मैक्सिमम सिंथेसिस होता है, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन्स का बनना होता है। मैक्सिमम सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन्स। carbohydrates, lipids and proteins etc. जो भी बायोमोलिक्यूल्स बनने होते हैं इसमें बनने का काम करते हैं। और इसमें हमारे आ जाएंगे, इसमें मैक्सिमम ग्रोथ भी बोला जा सकता है। जब इन कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन्स का बनना होता है तो मैक्सिमम ग्रोथ भी उसको कह सकते हैं। तो मैक्सिमम ग्रोथ ये भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम ग्रोथ इस चीज को भी लिख सकते हैं हम। और हमारे में आएंगे राइबोसोम्स, यानी हमारे में इसमें क्या करती हैं, प्रोटीन बन रही है तो जाहिर सी बात है आरएनए और राइबोसोम्स रहेगी तभी प्रोटीन बनेगा, तो मैं वो भी उसका भी बनना होता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम। राइबोसोम्स ये हो गया। और जीवन फेज में क्या होते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का भी बनना इसी फेज में होता है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का बनना होगा। इसमें सेल डिसाइड करती हैं, इसमें ये भी लिख सकते हैं सेल्स को डिवाइड आगे चल के होना है या नहीं होना है इसी फेज में डिसाइड हो जाएगा। तो सेल डिसाइड करती हैं डिवाइड करना है कि नहीं डिवाइड करना है, तो उस पॉइंट्स को भी ऐड कर लेते हैं। सेल डिसाइड डिवाइड टू डिवाइड और नॉट। ये इसमें और भी एक और अच्छा सा पॉइंट्स है हमारे, एक चेक पॉइंट्स पाया जाता है जिसका नाम बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, आर पॉइंट। तो उस चीज को भी देख लेते हैं। एक होता है हमारा आर पॉइंट्स। आर पॉइंट्स जो चेक करने का काम करता है, एक तरह का चेक पॉइंट्स है जो चेक करने का काम करता है कि इसमें बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन्स बन गए या नहीं बन गए, तो उसको हम लोग आर पॉइंट या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स कहा जाता है। अगर मान लीजिए आगे चल के कोई इस आफ्टर क्रॉसिंग आर पॉइंट्स सेल्स आगे चल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर वो आर पॉइंट्स को क्रॉस कर लेता है तो वो डेथ कर जाएगी, जिसको हम लोग एपोप्टोसिस भी बोला जाता है। आर पॉइंट्स को हम लोग रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स के भी नाम से जानते हैं। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट टू चेक करने का काम करेगा, क्या करने का काम करेगा, टू चेक एनर्जी ग्रोथ बायोमोलिक्यूल्स। एंड
बायोमॉलिक्यूल्स, ये कि उसमें बना ही नहीं बना। आफ्टर क्रॉस करने, अभी हमने बोला कि आफ्टर क्रॉस करने के बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, आफ्टर क्रॉस करने के बाद, आफ्टर क्रॉसिंग आर पॉइंट्स, इट्स प्रॉब्लम अपीयर, तो सेल्स क्या कर जाएंगी, डेथ कर जाएंगी, एपोप्टोसिस। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोला जाता है, एपोप्टोसिस। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और इसमें और हम लोग जानते हैं जीवन फेज में क्या होता है, सेल्स को अब आगे जाना है तो स्टोरेज होगा एटीपीस का, एनर्जीज का, हाँ, स्टोरेज ऑफ। तो इसमें और भी एक और पॉइंट्स है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस कह सकते हैं, स्टोरेज ऑफ एटीपी। तो एटीपी का बनना भी इसमें होता है। तो इतने पॉइंट्स हैं कम से कम जीवन फेज में। आगे चलकर हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि ये चेक पॉइंट्स होते क्या हैं। अभी के लिए इतना, जीवन फेज हमारा हो गया। अब अगला फेज जो आता है हमारा, एस फेज आता है। इसमें अगला जो हमारा फेज आएगा, एस फेज। अब हम लोग नेक्स्ट फेज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एस फेज। एस फेज इसमें देखा जाए, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशंस होगा, सिंथेसिस होगा डीएनए का, और उसका रेप्लिकेशंस होने का काम करता है। तो हम लोग नोट करेंगे सिंथेसिस एंड रेप्लिकेट, synthesis and replications of DNA। सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए, सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशंस होना, तो भी लिख सकते हैं इसमें। डुप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रोसोम्स जिससे हमारे स्पिंडल फाइबर निकलने का काम करती हैं, जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स को बनाने का काम करता है आगे सेल्स में, तो उसको सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स बोला जाता है। तो उसका भी डुप्लीकेशन होना जरूरी है। तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल।
और इसमें और एक और अच्छा सा पॉइंट है, इसमें तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स तो बनेंगी ही, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें भी बनती है, यानी कि NH3 प्रोटीन्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स तो बनेंगी ही बनेंगी। अब इसमें देखिए और फेजेस में नहीं बनता, लेकिन इस फेज में बनता है हिस्टोन प्रोटीन जिसका नाम होता है वो इसमें, क्योंकि इसमें DNA का रेप्लिकेशन होना है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स बनना ही बनना है। हिस्टोन प्रोटीन्स बनेंगी, जाहिर सी बात है। और इसमें सिंथेसिस होगी, इसमें भी सिंथेसिस होगी, स्टोरेज होगी ATP की। सिंथेसिस एंड ऑफ ATP। और एक पॉइंट्स इसी में ऐड कर सकते हैं हम लोग, और हमारा एक पॉइंट है कौन सा, इसमें भी RNA, हमारा RNA हुआ, RNA राइबोसोम्स का बनना होता है, यानी प्रोटीन्स इसमें भी बनेगी, तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ RNA एंड राइबोसोम्स। RNA एंड राइबोसोम्स का इसमें भी बनना होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज हमारा आता है कौन सा, G2 फेज। हमारा G2 फेज के बारे में पढ़ना है। G2 फेज, तो ध्यान में देखते हैं G2 फेज, ध्यान से। G2 फेज में आखिर होता क्या है, G2 फेज को देखा जाए तो इसमें हमको, इसमें सेल ऑर्गेनल्स बनेंगे हमारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुए, हमारे प्लास्टिड्स हुए, तो इसमें उनका बनना होता है। तो सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। Mitochondria and plastids. और इसमें देखा जाए सिंथेसिस किसका होना, इसमें भी प्रोटीन बनना है तो RNA राइबोसोम्स इसमें भी बनेगा, हमारा RNA और राइबोसोम्स इसमें भी बनने का काम करेगा। सिंथेसिस ऑफ RNA एंड राइबोसोम्स, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन्स तीनों फेज में बन रही है, तो इसमें भी इस वजह से RNA एंड राइबोसोम्स का बनना जरूरी होता है। इसमें भी स्टोरेज होना है ATP का, तो सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज एंड स्टोरेज ऑफ ATP। ये हो गया हमारा। और देखा जाए और इसमें ये इतनी चीजें होती हैं, तो इसमें और खास बात कौन सी होती है, हमारी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बनना होता है,
क्योंकि आगे स्पिंडल फाइबर उन्हीं से बनना है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स भी इसमें बनने का काम होते हैं, जो कि तीनों फेज, दो अलग दूसरे जो दो फेज थे उसमें नहीं बनने का काम करेंगे। तो उसमें हम लोग लिख लेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ये इतने काम्स होते ही होते हैं जो कि हमारे G2 फेज को में जरूरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट फेज हमारा आता है एम फेज, उसको थोड़ा जान लेते हैं। एम फेज में होता क्या है, इसमें तो सारी चीजें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गए हैं आपके, मेटाबॉलिक सेल प्रिपेयर कर लिया डिविजन्स के लिए। हाँ, ये सारी सेल प्रिपरेशन हो गई, जो कि सेल्स अब मेन जिसमें दिखता है हमको माइक्रोस्कोप में जो चीजें दिखती हैं उसमें देखते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन देखते हैं, जो कि एक तरह का क्रोमोजोमल सेपरेशन है। एक्चुअली वो एक तरह का कैरियोकाइनेसिस को बोला जाता है, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन्स को डिफाइन करने का काम करता है। और साइटोकाइनेसिस का मतलब बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। तो एम फेज में हमारे दो फेज आएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक होता है हमारा एम फेज, या इसी को माइटोटिक फेज बोला जाता है। माइटोटिक फेज या फिर डिवीजन फेज। डिवीजन फेज ये सिर्फ 1 आवर का होता है, वो समझ लीजिएगा 23 आवर्स का होता है। यानी अगर मान लीजिए 24 टाइमिंग है सेल्स की, 24 आवर डिवीजन होने की, तो उसमें 23 आवर आपका इंटरफेज लगा, या 98% किसका टाइमिंग होता है, 97% आपका इंटरफेस का होता है। बाकी 2 या 3% इसमें टाइमिंग लगती है, यानी इसमें ज्यादा टाइमिंग नहीं लगती। जो होना रहता है टाइमिंग लगनी रहती है वो हमारा इंटरफेस ही लेता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें होना क्या है, इसमें 2 फेजेस होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हमारा और साइटोकाइनेसिस, इसका मतलब होता है हमारा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसा कि हमने समझाया। तो इसका मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और इसका हमारा साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हमारा ये हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। अब हम लोग इसमें चेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। चेक पॉइंट्स अब हम लोग उसको डायग्राम की वजह से समझते हैं कि ये आखिर हम लोग को चेक पॉइंट्स होते क्या हैं।
चेक पॉइंट्स। तो जैसा कि हमने बोला था G1 फेज सबसे बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमने इसको सबसे बड़ा लिखा है। G1 के बाद S फेज, तो इसको हमने इतना फेज दिखा दिया। फिर हमारा G2 फेज, बाकी 1 आवर का हमारा M फेज होता है। तो इसमें हम लोग को सेल चेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है और इसमें प्रोटीन्स कौन सी बनती हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि इसमें कुछ प्रोटीन्स बनने का काम करती हैं हमारा, इसमें होती हैं साइक्लिन प्रोटीन्स होती हैं, साइक्लिन्स, साइक्लिन ई हमने बोला, साइक्लिन ई बोला तो साइक्लिन ई नहीं होगी, ए भी होगी, बी भी होगी, सी भी होगी, कई सारी प्रोटीन्स हैं। ये क्या करने का काम करती हैं, ये साइक्लिन्स एक तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। अभी ये इससे हमारा कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेंगी। ये एक होती है CDKS नाम की होती है, ये सारी प्रोटीन्स हैं CDKS 2 भी होगी, CDKS 1 भी होगी। फिलहाल के लिए हम लोग 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर साइक्लिन्स यही नहीं, तो साइक्लिन्स तो बहुत सारी हैं हमारे पास, साइक्लिन्स हमारे पास बहुत सारी हैं। साइक्लिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो इतना तो है। फिलहाल के लिए हम लोग ये देखते हैं, ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेंगी। साइक्लिन ई CDKS 2 इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगी तो इसमें एक्टिव और इनएक्टिव करने का काम करती है। सेल्स को आगे एक्टिव करना है कि इनएक्टिव करना है, तो इसमें एक्टिव्स और इनएक्टिव्स। फिलहाल के लिए तो साइक्लिन ई जो CDKS 2 हमने लिखवाया है वो एक्टिव करने का काम करती है। जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो भी प्रोटीन्स मैं लिखवाऊंगा उसमें एक्टिव वाला ही लिखवाता हूं। तो साइक्लिन ई CDKS 2 कॉम्प्लेक्स बनाएगी आपस में और ये क्या सेल्स को एक्टिव करने का काम करेगी, यानी कि ये हमारी सेल्स को एक्टिव करने का काम करेगी। और इसमें और हम लोग को ये जानना है कि इसमें चेक पॉइंट्स के बारे में, जैसा हमने बोला था इसमें चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं, इसमें चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि आपके एनसीईआरटी में क्यूसेंट फेज दिया गया होगा, G0 फेज। तो यहां पर G0 फेज आते हैं आपके, मान लीजिए एक G0 फेज, G0 फेज एक तरह का क्यूसेंट फेज है जिसमें सेल डिवीजन अपना स्टॉप कर देती है और किसी फंक्शंस में रोल प्ले करने लगती है। जैसे कुछ एनसीईआरटी में नाम दिए गए होंगे किडनी, लिवर्स का। हाँ भाई, G0 अगर ये फेज में ना जाए तो वो कैंसरस सेल्स में आ जाएगी, उसमें हमेशा डिवीजन होता रहता है, हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन G0 फेज में भी जाना बहुत जरूरी होता है कि हमेशा डिवीजन नहीं, आदमी को फंक्शंस उसकी प्रोटीन्स भी बनना जरूरी है कि एक सेल्स किसी फंक्शन में अपना रोल प्ले करे। तो इसको क्यूसेंट फेज बोला जाता है, G0 फेज। तो इस फेज को हम लोग डिफरेंशिएशन स्टेज भी बोला जाता है, डिफरेंशिएशन स्टेज। डिफरेंशिएशन स्टेज, हाँ, किसी वजह से हमारी सेल्स फिर से डिविजन्स की प्रॉपर्टी में लौट कर आना चाहती है तो उसको डी डिफरेंशिएशन स्टेज भी बोला जाता है। यानी कि हमारी सेल्स फिर से वो अपनी फंक्शंस की प्रॉपर्टी को छोड़ दिया है और उसने डिवीजन स्टार्ट कर दिया है, तो उसको डी डिफरेंशिएशन सेल्स भी बोला जाएगा। तो इस स्टेज को डी डिफरेंशिएशन सेल्स भी बोला जाता है।
डी डिफरेंशिएशन स्टेज भी होता है। अभी हमने कौन सा बोला था, एक चेक पॉइंट्स के बारे में, आर पॉइंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आर पॉइंट्स पाए जाते हैं। आर पॉइंट्स रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स टू चेक करने का काम करेगा एनर्जी ग्रोथ एंड बायोमोलिक्यूल्स। एनर्जी ग्रोथ एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है सेल्स में, तो सेल्स एपोप्टोसिस कर जाएंगी, यानी कि सेल पूरी की पूरी ब्रस्ट कर जाती है, सेल्स की डेथ हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इस चीज को भी ध्यान देने वाली बात है। इसमें कौन सा प्रोटीन्स पाया जाएगा, इसमें हमारा आता है उसी तरह साइक्लिन ई, साइक्लिन इसमें साइक्लिन बी या साइक्लिन ए हम लोग लिखते हैं साइक्लिन ए CDKS2 कॉम्प्लेक्स, KS2 कॉम्प्लेक्स यहां पर पाई जाती है। ठीक है, साइक्लिन ए CDKS2 ये क्या करने का काम करती है, ये भी एक्टिव करने का काम करती है, ये भी सेल्स को एक्टिव करने का काम करती है। यहां पर भी एक तरह का पाया जाता है साइक्लिन ए CDKS फर्स्ट, साइक्लिन ए CDKS फर्स्ट, इसको भी सेल्स को एक्टिव करने का काम होता है, यानी ये भी हमारी सेल्स को एक्टिव करने का ही काम करती है। अब इसमें यहां पर जैसे कि एक चेक पॉइंट्स पाया जाता है, तो इसमें भी एक चेक पॉइंट्स पाया जाता है, हमारे इस एस पेज में भी एक चेक पॉइंट्स काम करता है, वो यहां पर पाया जाएगा, और वो होता है G2M चेक पॉइंट्स या S चेक पॉइंट्स। इसको ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है G2M चेक पॉइंट्स या S चेक पॉइंट्स। G2M चेक पॉइंट्स, जिसको ये क्या करने का काम कर रहे हैं, टू चेक ए DNA रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं, टू चेक ए रेप्लिकेशन, टू चेक रेप्लिकेशन, कि रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर कौन सी प्रोटीन्स पाए जाएंगे, इस चीज को भी देख लेते हैं। यहां पर भी आपकी पाए जाते हैं साइक्लिन बी CDKS फर्स्ट, साइक्लिन बी CDKS फर्स्ट, इसमें भी एक्टिव करने का काम करेगी। आपके G2 वाले फेज में साइक्लिन बी CDKS कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। और तीसरा चेक पॉइंट्स, यानी कि इसमें 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। एक आपका R रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, जिसको हम लोग R पॉइंट चेक पॉइंट्स बोलते हैं। G2M चेक पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग तीसरा आपका पाया जाता है M फेज में आपका आता है M चेक पॉइंट्स, इसको हम लोग M चेक पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर M चेक पॉइंट्स को देख लेते हैं। M चेक पॉइंट्स, ये क्या करने का काम करेगी, ये देखने का काम करती है कि सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए हैं इक्वेटर पे कि नहीं हुए हैं, यानी कि टू चेक क्रोमोसोम्स कांग्रेशंस। तो M चेक पॉइंट्स का काम होता है टू चेक क्रोमोसोम्स कांग्रेशंस।
क्रोमोसोम्स कॉन्ग्रेशंस। सारे क्रोमोसोम्स एक इक्वेटर पे आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि इंटरफेस के बारे में समझ लिया, और हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारा एम फेस क्या होता है, और सेल्स चेक पॉइंट्स के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, थोड़ा डिटेल में था। तो ये हमने चेक पॉइंट्स और उसके कुछ प्रोटीन्स के बारे में भी बता दी, सेल्स क्या करने का काम करती हैं, एक्टिव करने का काम करती हैं कि इनएक्टिव्स। तो हम लोग ये भी जान लिए, ए भी एक्टिव करने का काम करती है हमारी, ये भी एक्टिव करने का काम करती है, ये भी एक्टिव करने का काम करेगी हमारी, ये भी एक्टिव करने का काम करेगी। तो इस चीज को हम लोग जान लिए कि ये एक्टिव करने का काम करती है कि इनएक्टिव। कुछ प्रोटीन्स जो पहले इंपॉर्टेंट थे, पूछे जाते थे। तो बस आज के लिए इतना है।